बाकी अभी हमने क्वेश्चंस करने हैं, मैं फिर दोबारा पूछूंगा इजी है। ये मटेरियल मिल गया सब? आज बच्चों गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसमें सी पार्ट का बच्चों अपना एक्सरसाइज 0 सी पार्ट। ये अभी छोड़ दो, ये अभी हमें करना है, डेविएशन जर्नल्स करना है। आगे डी पार्ट डन। एक्सरसाइज 1 बच्चों सी पार्ट। वो सेम हो गया ना, वो एक्सपेरिमेंट वाले। हाँ छोड़ दो, मतलब करना इसमें से बस फॉर्मूला ही है, बट चलो अभी करेंगे। और कोई बच्चों? डी पार्ट हो गया। ट्वेंटिएथ क्वेश्चन बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये फैक्चुअल है या वेव नेचर पे करता है। और 21st में क्या करना है? 21st में बेसिकली आपको ये देखना है कि रिजॉल्विंग पावर लैम्डा पे कैसे डिपेंड करती है ना? और उसके हिसाब से फिर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उस मानते हुए उसको कि लैम्डा का वोल्टेज के साथ चलेगा, वो चीज है। और कुछ नहीं, मतलब और कुछ सबको जानना भी नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। डी पार्ट एक बच्चों डन। 3 ये भी हो रही थी ना मैंने शायद, नहीं यही कर रहा था, पता नहीं बड़ा अजीब सा बन गया था। नहीं मैंने एक्सेप्ट किया है, मतलब जनरल फोर्स की इक्वेशन ही दिख रहा था। तो मैंने तो पहले सोचा कि जो दिया हुआ उसके बेसिस पे ही करें। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन था है ना, जहाँ पे हमने इसको 2.5 कर दिया था पावर को और हमने क्वांटिटीज निकाली। तो हमें ये तो समझ आ गया कि जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे हाउ विल वी स्टार्ट, बेसिक से बिल्कुल
एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन लगानी है, फोर्स की कंडीशन लगानी है, तो बेसिकली ये फोर्स की मॉडिफाइड कंडीशन लगती है, इसके हिसाब से हम फिर ठीक है। सबने किया ये ट्राई ऑनलाइन, सबने किया ठीक है। तो इससे हमने ये भी देखा था कि वो बाय चांस मतलब ऐसा हुआ कि वो रेडियस का स्क्वायर आ गया था, है ना, पुराने वाले केस पे। ठीक है जी, तो ये अपना रेडियस आता है और ये उसके करस्पॉन्डिंग भी आता है। उस बीच से बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकाल कैसे, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अब टोटल एनर्जी कैसे निकालें, टोटल कैसे निकालें, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, वो कैसे निकालें, इंटीग्रल, ठीक है। मुझे एक बार सब बताना सही सही, कितने लोगों ने ये रिजल्ट लगाया था, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑनलाइन बताना। तो ये नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। दिस इज वन थिंग जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड भी है और पक्का गलती वाली चीज है, वैसा है लेट्स रिमेंबर कि ये जो रिजल्ट आता है, जो कि इस चैप्टर में भी आया था और जो ग्रेविटेशन में भी आया था, वो सिर्फ उस केस के लिए था जब फोर्स थी 1/r² वाली प्रोपोर्शनलिटी, अदरवाइज ये नहीं लगता। तो यहाँ पे तो आपको पूरा बेसिक पे जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, FDR वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इससे, है ना, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे आई थिंक ये बन जाएगा, लिमिट्स डाल के देखना बच्चों, साइन के साथ एग्जैक्टली यही बनता है। नहीं देख लो, चाहे वहां लिखो चाहे FDR में पहले ही डायरेक्शन दूसरा दे दो, जस्ट चेक, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे चेक करो आपका माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे ये भी नहीं पता ये ठीक है कि नहीं, एक बार इसको कंफर्म करना है बात को। वैसे तो सोच के लग रहा है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो आंसर तो फाइनली नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सो एक इंटीग्रल तो माइनस है, बाहरी माइनस और एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस। अरे सर, तो मतलब क्या बच्चों ये बात वेरीफाई भी हो रही है कि जैसे ये जो एक्सप्रेशन बनता है u का और जो ke का बनता होगा कि वो मतलब ऐसा नहीं बनता, हाफ वाला जो पोटेंशियल और काइनेटिक में भी वो रिलेशन नहीं बन रहा होगा जो पहले बन रहा था। अग्री मानते हो? और फोर्स दोनों को ऐड करके टोटल जो जो इसमें जो बेस्ट क्वेश्चन बनता है ना, जो अभी तक नहीं आया और मुझे लगता है कि आईआईटी में तो पक्का आना चाहिए, वो ये है कि ऊपर एक एक्सप्रेशन दे दो और बस टोटल एनर्जी पूछ लो सीधा, सारा कुछ करना पड़ेगा, है ना। और आईआईटी के हिसाब से दूसरा बड़ा सही लग रहा है कि कितने चैप्टर यूज करवा दिए, फोर्स यूज हुआ, सर्कुलर वाला, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैट्स यूज हुआ, फिर एंगुलर मोमेंटम यूज हुआ, तीसरी कंडीशन, फिर F इक्वल टू माइनस डी बाई डी यूज हुआ, काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर उसको ऐड किया, तो बहुत परफेक्ट बनता है। मुझे ये भी याद है कि मैंने बिल्कुल ये सेम बात पिछले साल भी बोली थी, एंड पिछले साल कुछ ना कुछ आया भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भूल गया, बट कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आया है, जस्ट जो लेटेस्ट आया है। तो सबको ये बात समझ आ गई बिल्कुल? ठीक है। जो बच्चों एक और बहुत ध्यान रखना है वो माइनस साइन का, ठीक है। आपको मैंने शुरू से कहा कि जब पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, तो वो ऑब्वियसली जो आंसर्स बने होंगे वो हमेशा दोनों के साथ बने होंगे, या तो फिजिकली सोच लो, चाहे या साइंस लेके चलो, गलती नहीं होगी। Is this thing clear about? ये मैंने क्यों लिखा हुआ? ऐसा तो नहीं बनेगा? अच्छा, एक्चुअली आई थिंक मैंने पहले जो क्वेश्चन दिया था, जो मुझे याद आ रहा है, उसमें मैंने ना पावर कुछ और ली थी, तो उस पावर में ऐसा हुआ था कि जब ये इंटीग्रेशन की थी ना, तो वो आर के प्रोपोर्शनल आ जाता शायद, तो वो कुछ ऐसा इस केस में तो अपने को दिख रहा है कि है ना, सीधा निकल आएगा, 2.5 लेंगे तो वो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे जो सोचे कितना आसान सा हो जाता है, पोटेंशियल पूछिए टोटल निकाल दो, है ना, 100% ऑब्वियसली दूसरी ऑप्शन होएगी वो, इसकी माइनस वाली। तो साइन का बहुत ध्यान रखना, मतलब आई हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाँ? खुद से लिखो, समझो कि ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से आंसर।
plus direction of the force vector. इस मुझे मैंने देखा नहीं कि क्या होना चाहिए आंसर। मतलब जो कोर्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट आप ये तो मान लो कि कोई बोर वाटर वाला ही देखें क्या बनता है। तो f को आप ऐसे लिखोगे माइनस q बाई डी आर, क्योंकि बन गया माइनस k बाई आर। तो बस जो बच्चों बात समझनी है वो ये है कि क्या आप माइनस k बाई आर को mp स्क्वायर बाई आर से इक्वेट करोगे या आप उसको माइनस mv स्क्वायर बाई आर से इक्वेट करोगे। एक बार सोच लो। जब आप f को मान लो माइनस डी बाई डी आर रखते हैं, इससे जो फोर्स है किधर से कैसे मतलब वो मैथमेटिकली जो फोर्स आ रही है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आ रही है ना, तो हो सकता है वैल्यू डालोगे आप और कर कर आके नेगेटिव बन जाए, दैट इज फाइन। बट जो इक्वेशन जब आप f इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर करके निकालोगे तो वो इक्वेशन तो बाय डिफॉल्ट किस तरफ को आंसर देगी, पॉजिटिव r की तरफ ही आंसर देगी ना, पॉजिटिव x की तरफ ही आंसर देगी। तो जब आप लिखते हो f को माइनस k बाय r, राइट, ये बेसिकली किधर को है फोर्स, माइनस k बाय r इज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग r, करेक्ट। तो जब आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट करो, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करो, आप सेंट्रीपिटल फोर्स को k बाय r से इक्वेट करोगे या माइनस k बाय r से।
तो क्या बनना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी जो है वो k/2 बनेगी कुछ। क्या हम ऐसा करेंगे कि ये नेगेटिव होना चाहिए तो समझिए तो जो इसका आंसर बनना चाहिए बच्चों को प्लस में बनना चाहिए। एक बार सोचो इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। U अगर हम इसमें कहीं पॉजिटिव पोटेंशियल और 1 सेकंड तो तो कैसे कैसे अट्रैक्टिव फोर्स अगर हमारा यू पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सिव फोर्स अगर तो यू पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स आएगी। यस राइट, उससे तो बाउंड सिस्टम भी रहेगा हाँ वो तो फिर चली गया सारा। बट दूसरी जो टर्म है ना एन आर आपको क्या पता पॉजिटिव है या नेगेटिव? आर नॉट पे लिखा थोड़ी हुआ है कि आर नॉट जो है वो फर्स्ट रेडियस है, आर नॉट तो भी कांस्टेंट है। एक डिस्टेंस से पहले अट्रैक्ट किया उसके बाद उससे ऐसे कुछ केस हाँ वो तो आर नॉट पे डिपेंड करेगा। बट सी जो लॉजिक आप सोच सकते थे, जैसे 1 मिनट के लिए जो हम अगर अपना स्टैंडर्ड केस सोचें, जो जो 1/8 वाला जो अपना केस होता है, वहां पे जो हमारा यू होता है पर मिनट, अगर मैं यू को ले लेता हूँ ऐसा k बाय r, मुझे पता है कि वहां पे जो k है मेरा वो नेगेटिव होगा। अगर मैं मतलब पहले से ही मान रहा हूँ कि पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है, तो f को लिखा माइनस du/dr, ये फोर्स बनी k/r। तो आप इस फोर्स को mv²/r से इक्वेट कर रहे हो या माइनस mv² से इक्वेट? अगर तो आप उसको mv²/r से इक्वेट करते हो फिर तो पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव आता है, तो आप उसको किससे इक्वेट कर रहे हो? माइनस mv²/r, राइट? और क्यों किया माइनस mv²/r से? तो लॉजिक नहीं समझ। ये u था, u से जो f आया k/r², वो तो बाय डिफॉल्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है? रेडियली आउटवर्ड आ रहा है ना। आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई इसका जो ऑपोजिट है, जो इसका माइनस है, कि भाई जो माइनस k/r² है, दैट इज इक्वल टू mv²। वही क्वेश्चन बनेगा आपके रेडियल डायरेक्शन, ठीक है ना? तो आपने उसको जो इक्वेट किया वो उसके माइनस को किया, वही सेम लॉजिक रेफरेंस साइड पे लगेगा कि आपने आपको एक u दिया हुआ है, उस u से जो आपने f निकाला वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो जो कि आ गया माइनस k/r, ठीक है? तो आप इसको किससे इक्वेट करोगे? एक और माइनस लगाओगे ना, ताकि आप ये कहोगे कि जो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो मतलब आप माइनस ऑफ माइनस k/r को mv²/r से इक्वेट करोगे, तो उससे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है बचाओ k/2 बनेगी, ना कि माइनस k/2। दूसरी वाले एग्जांपल पे हमने अज्यूम कर लिया कि नेगेटिव है, पर क्योंकि हमारे पास भी और चॉइस नहीं थी, हमने k को नेगेटिव मान लिया। इसमें दूसरी वाली u = k। ये तो एक एग्जांपल की तरह करके दिखाया कि अगर एक्चुअल केस भी होता, मान लो हमारा जो है
जिसमें मान लो 1 मिनट के लिए मैंने के को, वैसे मुझे असली में पता है कि के नेगेटिव है, बट मान लो एक अननोन की फॉर्म में बन के आता क्वेश्चन, अगर लिखा होता है u इक्वल टू k बाय r है और वो बाउंड सिस्टम है, तो हमें पता है कि वो के नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते इन टर्म्स ऑफ k? अगर हम बिल्कुल मैथमेटिकली प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं k बाय r स्क्वायर, और फिर k बाय r स्क्वायर को माइनस mv स्क्वायर बाय r से लिख सकते हैं ना। वही चीज हमें यहाँ भी फॉलो करनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो उसके हिसाब से जो अपना आंसर बनता वो ऐसे बनेगा। और इसका हमें ये बात भी समझ आ रही है कि ऑल्दो क्वेश्चन में कोई कंडीशंस नहीं दी हुई थी, बट अगर मैं इस तरह सोचूं कि भाई ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ये फोर्स अट्रैक्टिव कैसे आ रही होगी? हाँ, दो कंडीशंस लगा के बनेगी फोर्स अट्रैक्टिव। किनेटिक्स में देख गया कि उस पार्ट के लिए a ग्रेटर देन 0। सोचो आंसर, मतलब ये क्वेश्चन बना ही इसलिए हुआ है ऑब्वियसली, जितने आंसर्स मैंने देखे हैं और जो कुछ था सारा के तो इसका ही है a/2 या -a पर है ना। ये टर्म तो ऑब्वियसली मतलब सोचना ही नहीं था, इसी टर्म का थोड़ा दिमाग में। तो क्या इसका लॉजिक कुछ समझ आ रहा है? How it is possible? So this week a bar square equals to minus m square by r. क्या इसकी पॉजिटिव So what is supposed to be gm by u को -a पर अरे जो क्या किया यहाँ क्यों प्रॉब्लम आ रही थी? एक्सप्रेशन देखकर मुझे नहीं एकदम पता चल रहा है कि वो किधर पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट को कर रहा है या राइट को कर रहा है। तो मैंने तो उससे प्रॉपर मैथ्स लगा दी कि भाई जैसे हम कहते हैं कि भाई आपने तो सॉल्व करके निकाल दिया जो बनना था, तो ये जो एक्सप्रेशन बना -a बाय r किस डायरेक्शन का? पॉजिटिव x का या पॉजिटिव r। ठीक है, तो आप इसको किससे इक्वेट कर रहे हो? सर ये रेडियल आउटवर्ड, आपने तो इसके ऑपोजिट को mv स्क्वायर बाय r से इक्वेट करना है, इसलिए हमें एक माइनस साइन आता है। ये बात समझ आई बच्चों? ऑनलाइन जो राइट पे करा है वो भी तो आपको यही करके दिखाया हुआ है कि जैसे अगर हम अपना नॉर्मल केस ले लेते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, अगर आपको इसी तरह दिया होता u इक्वल टू k बाय r बाउंड सिस्टम, ठीक है ना, मतलब गिवन स्टेट है तो यहाँ तो हमें पता है ये तो किया हुआ है, तो यहाँ भी तो आप इसको ऐसे लिखते हैं -2 बाय r। ठीक है, फिर इसको आप इक्वेट करते हैं फिर अगेन माइनस m स्क्वायर बाय, इससे क्या फिर आपका ये बन रहा है यहाँ माइनस आता है, है ना। आप समझ रहे हो क्योंकि ये नेगेटिव था तो वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। मतलब सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है क्योंकि हम यहाँ फिजिकली जज नहीं कर पा रहे कि वो एकदम से देख के पता चल रहा है कि वो अट्रैक्टिव है यार बस। वहां तो हम ये कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या किया कि पहले ही पता है कि हमें k q1 बाय r स्क्वायर आता है, उसको हमें सीधे m स्क्वायर बाय r से इक्वेट करना है। वहां पे कुछ हमें मतलब पहले ही हमने लिखा ही कोर्स को इस तरह है कि मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन अंदर। अब बच्चों ऑनलाइन बात क्लियर हुई? तो इस केस में आप आंसर ऐसे ही देते ना -k/2r काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सोचना आराम से इस चीज को। ऐसे बहुत सारे आएंगे इस टाइप के।
तो मैं चेक करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है कि बहुत ही कुछ सिमिलर आया था पिछले साल। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन सो फार इज हमने एटम के ऊपर रोल मॉडल लगा दिया और उसके हिसाब से हमने उसकी क्या क्या क्वांटिटीज निकाल के चलना, रेडियस, वेलोसिटी, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल एनर्जी, राइट। एंड जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि हमें क्या कुछ याद रखना है, एक तो जनरल प्रोपोर्शनैलिटी r और z के साथ, एक ओवरऑल एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक उसकी डेरिवेशन, सारा कुछ ही आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे क्या कुछ कर। जो बच्चों हमने जो टर्म्स निकाली रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, हमने देखा कि उन सारी टर्म्स के अंदर n आ रहा है, फिर n इज एन इंटीजर, तो उससे हमें क्या इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 n 0 तो हो सकता वहां पे, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो सारी की सारी फिक्स्ड वैल्यूज ही ले सकती है, जो कि ओवर का मान है, जिसको हम फिक्स्ड ऑर्बिट्स कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो अपने आप मतलब बोहर की थ्योरी के हिसाब से सारी क्वांटिटीज की फिक्स्ड वैल्यूज ही होंगी, v की v, r की v, एनर्जी, मतलब ऑल द क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड फ्रॉम x टू फिक्स्ड वैल्यूज, राइट। तो वो सारी की प्रॉपर्टीज बोहर के हिसाब से क्वांटाइज्ड हैं। ओके, फिर बच्चों हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ क्या होता है केमिस्ट्री से? आइसोलेटेड गैसियस एटम में मिनिमम कितनी एनर्जी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाए एटम से। तो यहाँ पे हम ये भी क्लियरली लिख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो डिफाइन होती है वो आइसोलेटेड एटम के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी का इक्विवेलेंट क्या था ग्रेविटेशन? स्केल वेलोसिटी, वो भी एक चीज थी ना कि एक बार बॉडी को प्लैनेटरी ग्रेविटेशनल फील्ड से अलग करवाना है ना। तो उसको हम मतलब किन टर्म्स में समझते थे बच्चों कि मतलब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सिस्टम को अलग कर, दो बॉडीज के सिस्टम को अलग कर, तो यहाँ पे वो दो बॉडीज का होगी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। एनर्जी वाइज बच्चों इसका क्या मतलब होता है सिस्टम को अलग करने का या अनबाउंड करने का? टोटल एनर्जी जीरो कर, तो हम सिस्टम को अनबाउंड कर रहे हैं जहां पे हम टोटल एनर्जी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों, अगर हम न्यूमेरिकली इसको पुट कर दें तो वो 13.6 z² यूनिट्स पे लिख देते हैं साथ में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। रियलाइज की आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो इसे सिंपल केस में हाइड्रोजन एटम को एनर्जी का -13.6, इसको आपने जीरो करना है, प्लस 13.6 वेरी गुड। लेट ऑन नेक्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? एक से दूसरा, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी को तो हम क्या कह रहे हैं, बाहर ही हो गया। एक्साइटेशन एनर्जी स्पेसिफिक फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल। This is the energy required to step for तो
बच्चों ऑफ कोर्स आपने एनर्जी कैसे दी है इज नॉट द कंसर्न, राइट? इट इज जस्ट दी मैचिंग एनर्जी दी है. तो अब बच्चों हम एनर्जी वाले बात पे दोबारा आ जाते हैं. जो हमने एनर्जी एक्सप्रेशन ऊपर निकाला था, जो भी फाइनली जाके -13.6 z² by m² बन जाता है, उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो जो अलग अलग शेल्स हैं, जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, उनके हिसाब से अलग अलग एनर्जीज बन रही हैं. और वो कैसे कैसे बने? सबसे पहले -13.6 z² by 1, दूसरे में जो -13.6 z² by 4 आ जाएगा. और ऐसे अगर हम लिखें तो बच्चों 3-4 केसेस हम अगर लिख लें, ये ऐसे बन जाएगा -3.6 -3.4 -1.51. साथ में मैंने z² भी लिख दिया ताकि वो याद रहे कि अगर दूसरा आइटम है उसके लिए भी लिखते हैं. और तो ये बच्चों कुछ वैल्यूज हमें मतलब माइंड में रखनी है, बहुत कॉमनली यूज होती है. एक तो ये तीन हो गई, एक इनके गैप्स हैं 10.2 1.9 12.1. ठीक है ना? तो 12.1 1 से 3 वाला गैप है, 10.2 1 से 2 वाला है, 1.9 जो है वो थोड़ी सी याद हो तो क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाता है. ठीक है, आप समझ गए मैंने सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यूज एनर्जी वाले एक्सप्रेशन. ओके, ठीक है. यहाँ पे बच्चों अब हमने एक बात समझनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट. सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि बोलने में ऐसा आ जाता है कि ये जो वैल्यूज हैं -13.6 -3.4 -1.51 ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना. अंदर ये एनर्जी सिस्टम की न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, सो फार हम देख रहे हैं कि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं न्यूक्लियस का कोई आता नहीं है क्योंकि हम उसकी मोशन को एनीवेज इग्नोर ही कर रहे हैं. बट हम आगे देखेंगे कि हम ऐसे भी केसेस बनाएंगे जहां पे दोनों की मोशन. क्या हमने ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ किया था जहां दोनों की मोशन होती थी? दूसरा तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बात है, पर वो अभी बात की बात है. अगली बात तो ध्यान से सुनना. ठीक है, अभी सुनो फिर मैं लिखाऊंगा अभी सारी चीजें. मान लो एक अभी इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वीनियंस लेट अस से z = 1 हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस इक्वल टू 1 पे है, जो एनर्जी है वो -13.6 होगी. तो बहुत ध्यान से सुनना स्टेटमेंट. ठीक है, ऑनलाइन वालों आपने आंसर करना है साथ के साथ. अगर बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन को 13.6 एनर्जी देता हूं एग्जैक्ट तो क्या होगा?
तो वो 13.6 के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मान लो मैं उसको 13.6 की जगह कोई ज्यादा देता हूं, 15 देता हूं, तो बाहर निकल जाएगा और प्लस उसके पास एडिशनल एनर्जी भी बची होगी बाहर निकल के, जो कि होगी 15 minus 3.6 1.6। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक विभव फंक्शन में जैसे बात कर रहे थे, कुछ वैसा ही हो रहा है कि भाई 13.6 तो एक तरह से निकलने में लग गई और आपने जितनी उससे एक्सेस में दे दी उसके पास काइनेटिक एनर्जी में रही। यहाँ पे कोलिजन्स की बात ही नहीं उठती क्योंकि हम तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो जब एक्स्ट्रा दोगे आप तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ऑनलाइन ये बात क्लियर है? ओके, तो हमने दो केसेस में बच्चों बात करते हैं। अभी हमने फर्स्ट केस की बात की जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आयनाइज हो जाता है, तो भाई 13.6 उसको मिनिमम चाहिए आयनाइज होने के लिए, इससे जितनी आप ज्यादा दे दोगे क्या होगा, वो उतनी ज्यादा एक्सेस काइनेटिक एनर्जी से निकलता है। सिंपल। ओके, मान लो बच्चों मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी 10.2, अब हम अंदर की बात करते हैं तो क्या होगा, आंसर को जंप कर देते हैं। मान लो मैंने उसको एनर्जी दी 12.1, बात से 3 जंप कर देते हैं। मान लो मैंने उसको एनर्जी दी 5, मान लो मैंने उसको एनर्जी दी 11, कुछ नहीं होगा या वो 2 पे चला जाएगा। क्लियर? तो what we need to understand is कि जब तो बाहर है तब तो एक्सेस एनर्जी वाला कंसेप्ट चल रहा है, जितनी एनर्जी निकलने के लिए चाहिए थी प्लस जो बची वो सारी एनर्जी के फॉर्म में मिल गई के की फॉर्म। लेकिन जब वो अंदर है तो वो शेल्स के बीच में ही फंसा हुआ है, तब एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली वही एनर्जी लेता है जिससे कि वो कोई ट्रांजिशन करता है। ठीक है, अगर आप उस इलेक्ट्रॉन, मतलब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ही वो वाली है, दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट ही नहीं करे, जिससे कि उसकी ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन अ वे द इलेक्ट्रॉन चेक्स, अगर तो भाई आयनाइजेशन से ज्यादा मिल रही है तो क्या करेगा, फिर तो वो सारी ले लेगा और कहेगा इतनी आयनाइजेशन से निकल गई, बाकी मैं के की फॉर्म में रखूंगा। लेकिन अगर हम उसको जो एनर्जी है आयनाइजेशन से कम दे रहे हैं, then it becomes extremely choosy. It will accept only those energies जिससे कि वो एक ट्रांजिशन कर सकता है, अदरवाइज वो एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अभी ऑनलाइन की बात करें। ओके, अच्छा ये बताओ क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन के पास मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, मिल सकती है उसको वैसा करने से, इज इट पॉसिबल कि वो पहले 10.2 एनर्जी लेके 1 से 2 चला जाए और फिर 1.9 लेके 2 से 3 चला जाए? इट्स पॉसिबल बट हाईली इम्प्रॉबेबल। अगेन वही वाली बात कि एक इलेक्ट्रॉन के दो साइमल्टेनियस ट्रांजिशंस होना की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, थ्योरेटिकली बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मान लो पहले उसको एक एनर्जी मिली, जब मान लो उसके साथ 10.2 मिली थी तो 1 से 2 चला गया। ठीक है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि अभी वो 2 पे ही है और उतने में उसने एक और एनर्जी 1.9 एब्सॉर्ब करके 3 पे चला गया, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो हम प्रैक्टिकली ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, अब ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी है। ओके, अब बच्चों जब मान लो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेता है एनर्जी, मान लो 2 पे चला गया या 3 पे चला गया, उसके बाद क्या होता है?
ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली वो वापस भी आ जाता है, डीएक्साइड हो जाता है। इसलिए वो स्टेबल नहीं होता, जो जैसे ही किसी हायर ऑर्बिट में जाता है वो अनस्टेबल होता है, तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो डीएक्साइड होके नीचे आ जाता है, वो डीएक्साइड होना शुरू करता है। तो डीएक्साइड होता कैसे है, मतलब एनर्जी रिलीज कैसे करता है? फोटॉन्स, स्ट्रिक्टली फोटॉन्स, ठीक है। एनर्जी एब्सॉर्ब वो जिस मर्जी मेथड से करे, ठीक है। देयर कैन बी वेरियस मेथड्स टू एब्सॉर्ब एनर्जी, कोलिजन करा दो, फोटॉन डाल दो, और भी कई सारे तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, एब्सॉर्ब को जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट जब वो डीएक्साइड होगा तो वो रिलीज को जो एनर्जी करेगा वो फोटॉन की फॉर्म में ही है। क्या ये आंसर? ठीक है, तो ओके, ये पॉइंट्स के बारे में नोट करते हैं। So the points. अभी बच्चों फिगर को इग्नोर कर दो, तो एनर्जी लेवल्स को राइट कर दो। ठीक है, अरे पेपर में लिखा तो कर दे यार, याद आ गया तो कि हाँ ऐसी भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, फिर तो मैं करा दूंगा। नहीं से वहां पे लिखा होगा क्लियर, जो है लिखा होगा, ठीक है, चाहे हो चाहे ना हो, लिखा पिछली बार। हाँ, वो जो लिखा हुआ तो वो भी ठीक है। ओके, अब बच्चों अभी जो हम एनर्जी लेने की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, इसमें बच्चों हम एक बात समझते हैं। ये हम मतलब एक केस बनाते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, दो केसेस, एक तो उस पे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन गिर रहा है, और एक उसके साथ एक 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन कलेक्ट है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? पहले फोटॉन की फॉर्म में, फोटॉन को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 11 एनर्जी से तो उसको कोई काम नहीं करता। जैसे हमने बात की थी कि उसको ट्रांजिशन की उतनी ही एनर्जी चाहिए, जो मतलब जो ट्रांजिशन वाली एनर्जी वही ले सकता है, फोटॉन से तो उतनी नहीं मिलती, तो वो फोटॉन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ये बच्चों मतलब ना, इसमें दो थ्योरीज होती हैं और हम क्लियरली बता नहीं सकते। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो फोटॉन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, या ऐसे बोल दो कि एब्जॉर्ब किया और फिर रिलीज कर, इसको दिखा कि एब्जॉर्ब करके फायदा नहीं हुआ और फिर रिलीजिंग, इट इज वन एंड सेम, मतलब फाइनली आपने एक फोटॉन भेजा था और आपको फाइनली एक फोटॉन मिला। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि उसने एग्जैक्टली उसको एब्जॉर्ब कर लिया कि नहीं किया, मतलब फर्क समझ रहे हो? कि प्रैक्टिकली बात ये है कि उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फोटॉन डाला था और फोटॉन ही बाहर। दूसरी सिचुएशन, हमने उस पे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन डाला, अब क्या होगा? यहाँ पे बच्चों ऐसा पॉसिबल है, जैसे हमें पता है कि जब कोलिजन होता है दो बॉडीज के बीच में, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस अदर पैरामीटर्स
इट इज पॉसिबल कि दोनों को कुछ पार्शियल इलेक्ट्रिक मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड केस में इट इज पॉसिबल कि जो हमारा मतलब n इक्वल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि वो 10.2 एनर्जी ले ले, ठीक है, और जो बाकी एनर्जी है वो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था उसके पास रह जाए। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन इलेक्ट्रॉन के पास 10.2 एनर्जी आ गई जिससे कि वो 1 से 2 चला गया, और जो ब्लू इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी बची, 0.8 रह गया। नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि पॉसिबल है, बट ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मैंने कंडीशन बनाई क्या उसमें कोई मोमेंटम की वायलेशन तो नहीं है। अगर मान लो अब दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ती है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, मतलब हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ये समझना है कि 11 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन से ये पॉसिबल है कि आपने उससे 10.2 ले ली और उससे ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, और इसके पास जो बची वो कितनी रह गई, 0.8, ठीक है। लेकिन फोटोन के साथ तो ये पॉसिबिलिटी ही, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन या कोई भी और पार्टिकल जिसका मास है उससे आप पार्शियल एनर्जी ले सकते हो, लेकिन फोटोन से आप पार्शियल एनर्जी नहीं। ये बात समझ आती है, ये बहुत जगह भी आगे यूज करने वाला है, तो ये लिख लेते हैं कि मतलब ये आगे जो आगे एग्जांपल हमें करना ही है तो उसको ना लिखो चाहे, बट ये लिख लो कि हम फोटोन से पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं, किसी और से नहीं सकते। हाँ, जो हमने ग्रीक में लिखा है कि वी कैन टेक सब्जेक्ट टू मोमेंटम कंजर्वेशन हो, ये मतलब ऐसा नहीं कि आप कितनी मर्जी ले सकते हो, इसमें जो मोमेंटम और एनर्जी को दोनों को कंजर्व करके जो पॉसिबिलिटीज बनेगी आपको बोलेंगे, और हम आगे क्वेश्चंस करें। क्या समझ गए बात मुझे? तो जैसे बच्चों ये लिख लो, है ना। तो जो चलो पहले एक बात समझा, अगर आप मैंने यहाँ ये कही लिखा कि जो कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज होना कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 11 वाला रेसिपी आ गया और सारी एनर्जी के पास। मतलब एक बार और मैं कुछ इंटरेस्टिंग है, इस लेवल पे सब एटॉमिक लेवल है, यहाँ इलास्टिक वो तो मैक्रो प्रॉपर्टी, इलास्टिक किस पे बेस्ड था कि एनर्जी लॉस होता है कि नहीं होता है कोलिजन। तो यहाँ पे तो हमें देख के पता चल रहा है कि इलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा लेगा ही नहीं, है ना। मतलब वो दोनों कंडीशंस तो जो हम कहते हैं कि एक्सचेंज ही हो गया, यहाँ पे वो एक्सचेंज वाली चीज तो बनी नहीं सकती।
मुश्किल होता है, बम्बार्ड करना पड़ता है। इसमें भी ऐसे ही होता है कि आप एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेक्ट करते हो और एक बहुत ही कम एफिशिएंसी से मतलब hit होता है। तो इससे पता चलता है ना वो जो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करके ठीक है, डोंट वरी अबाउट एग्जैक्ट पोजीशन कंडीशंस राइट नाउ, अभी आगे हम करेंगे। अभी आपको जो बात समझनी है वो ये है, फोटॉन से पार्शियल एनर्जी नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉन से पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं, और वो पार्शियल आप ऑब्वियसली वही वाली लोगे जिससे आपका ट्रांजिशन हो। तो बच्चों अगर आप देखो ये एक तरह से इनइलास्टिक कोलिजन ही हुआ, क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वाइट वाला उसके पास ही सारी काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी तो सिस्टम के पास चलेगी ना, वो जो पोटेंशियल की फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस हुआ है। याद करो मोमेंटम का तो हमेशा ही कर सकते हैं, याद करो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? A is not conserved. Why is K not conserved? मतलब ऐसे सोचो ना, जो तो इंसिडेंट वाला था उसके पास तो पॉइंटेड रहेगा, जो वाइट वाला इलेक्ट्रॉन था जिसको हम कह रहे हैं कि अब वो n equal to 2 वाली शेल पे चला गया, n equal to 2 वाली शेल पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो इससे लिख लेंगे ना -3.4 से 3.4 हो जाएगी। यस तो रिलेशन से देखना, तो समझो अब कोलिजन के बाद क्या सिचुएशन है, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था उसके पास कितनी एनर्जी है काइनेटिक पॉइंटेड, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन था जो n equal to 2 पे चला गया उसके पास कितनी एनर्जी? 3.4। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम में? तो इसका क्या मतलब है? ठीक है ना बस ये भी इंस्टेंट ही हो रहा है, मतलब ये तो तब हम हमारा वो इंस्टेंट की डेफिनेशन अलग अलग है, तब हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं, अब हम बहुत माइक्रो लेवल पे देखते हैं। तब हम ये मानते हैं कि इकट्ठे ही हो रहा है, कोलिजन हो गया और ट्रांजिशन हो गया, these are not two separate steps। आप ऐसे नहीं सोचते कि पहले एनर्जी आ गई और वो फिर ऊपर जा रहा है, ये एक साथ ही हो रहा है। ओके, तो अगली लाइन ये लिखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक साइड होने के आपने देख लिया क्या क्या कंडीशंस है, बट मान लो हो भी गया तो वो फट से डी साइड हो जाता है। अगली बात बच्चों, जो डी एक्साइटेशन होती है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन 1 से 4 भी चला गया तो वो वापस कैसे आएगा? वो रैंडम है। मान लो आपने 100 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा दिया,
1 पे कैसे आए हर अलग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रैंडम हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन सीधा 4 से 1 पर हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन 4 से 3 फिर 3 से 1 आ गया हो सकता है तीसरा इलेक्ट्रॉन 4 से 3 3 से 2 2 से 1 आएगा मतलब कौन सा ये पक्का है कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो 100 पे 100 डी एक्साइट बट वो किस पाथ से आएंगे दिस इज ये आप बात ही नहीं कर सकते ठीक है तो ऑफ कोर्स जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बन जाएंगे अगर मतलब अगर हम मान लो n पे चला गया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी mc2 नोटेड ठीक है अब बच्चों मान लो जो डी एक्साइटेशन हो रही है ना कोई दो ट्रांजिशंस के बीच में तो जैसे हमने बोला कि फोटॉन एमिट होगा तो क्या हम उस फोटॉन की एनर्जी बता सकते हैं कैसे जो भी डिफरेंस in एनर्जी आया वो कहाँ जाएगा फोटॉन की एनर्जी में एक्स का नाम था करेक्ट तो हम जो डेल्टा ई है मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई हायर माइनस लोअर तो हमने पुट कर दिया एक्स का नाम था एनर्जी का बच्चों हमने एक्सप्रेशन ऊपर लिखा ही था अब हम जानते हैं उसको ये आरसीएच में फॉर्म में लिख लेते हैं ये लिखा था ना साइंस देखो ऐसे लिखे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा आ जाए ठीक है तो इंस्टेड ऑफ n1 and n2 we prefer to write nl and h ताकि एकदम क्लियर हो ठीक है बच्चों यहाँ पे r की वैल्यू क्या कर सकते हैं प्लस वन लेट्स गो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका क्या मतलब है स्पेक्ट्रम जैसे ही वर्ड आता है हमें समझ आता है कि आ सकती है मल्टीपल वेवलेंथ्स की अपनी चीज आ रही है तो बच्चों हमारा जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का है मान लो हमारे पास एक सैंपल है हाइड्रोजन आइसोलेटेड हाइड्रोजन का जैसे मैंने बनाया इसके ऊपर हम रेडिएशन डाल रहे हैं ठीक है और यहाँ पे हमारे पास रिंग है जिससे हम दोबारा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे को क्या दिख रहा है ठीक है इट इज आइडियली नॉट दैट इजी बट बाय सम मैकेनिज्म लेट अस से हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वेवलेंथ्स आ रही
तो जैसे हमने बच्चों बात की थी पहले, ये जो रेडिएशन है मतलब फोटॉन्स है, फोटॉन्स को मतलब स्पेसिफिक एनर्जी ही देंगे। तो ये हाइड्रोजन है बच्चों। तो एक बार ऐसे सोचो, यहाँ पे हर वेवलेंथ के फोटॉन्स है, हाइड्रोजन कौन से वेवलेंथ के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? इसको उसका ट्रांजिशन और क्या पॉसिबिलिटीज, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 and so on। तो स्क्रीन के ऊपर बच्चों हमें बाकी सारी वेवलेंथ्स मिल जाएंगी एक्सेप्ट फॉर सम वेवलेंथ्स। और वो वेवलेंथ्स कहां से मिली? वो वाले फोटॉन्स हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर लिए। हेंस द वर्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा मतलब नाम मिसलीडिंग है इन द सेंस कि हमें ये समझना होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कौन सी वेवलेंथ्स नहीं आई। और वो क्यों नहीं आई? क्योंकि वो हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किया। और जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे हमें पता है कि वो कौन सी होंगी, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 and so on, वो 1 से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बोला था, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कहोगे सर 2 से 3 हो सकती है कि भाई 1 से 2 हो गया और फिर 2 से 3 हो गया, नहीं, वो हम ऑलमोस्ट उसी के केस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे सारी 1 वाली ही होगी। तो ये स्क्रीन के ऊपर ये वाली वेवलेंथ ये पॉइंट तो जो लिख दिया था हमने। नेक्स्ट आता है बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों हम ये मानते हैं मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन। हम यहाँ पे मानते हैं कि फिर से सैंपल है जिसमें हमने जैसे एक तरह से हीटर दिखा दिया। इसकी सिग्निफिकेंस बस ये है कि हम मानते हैं कि हमने किसी और मैकेनिज्म से हमने एक्साइट कर दिया। ठीक है, अब बच्चों इससे रेडिएशन की वैल्यू हुई जिनको हमने फिर से याद कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कौन सी रेडिएशन आएंगी स्क्रीन पे? अब क्या हो रहा है, क्या फिनोमेना क्या हो रहा है? इसने एक्साइट किया, अब इलेक्ट्रॉन्स ये एक्साइट होते हुए प्रोटॉन से। ठीक है, तो मान लो कि जो भी हीटर है इसने n = 5 तक एक्साइट कर दिया और हजारों इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं स्क्रीन पे क्या दिखेगा? जो 5 से 1 वाली जितनी पॉसिबल ट्रांजिशंस है वो सारी दिखेंगी। तो एक बात ध्यान समझने है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ कुछ मिसिंग होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। एमिशन में कुछ ही आती है हम उनकी बात कर रहे हैं, राइट। एब्जॉर्प्शन में दे करेस्पॉन्ड टू एक्साइटेशन, यहाँ पे एमिशन में दे करेस्पॉन्ड टू डी एक्साइटेशन। तो वो यहाँ पे जितनी भी n से 1 तक जितनी पॉसिबल ट्रांजिशंस है वो सारी की सारी आ जाएगी। ठीक है, जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लीवर बच्चों को वही होती है कि तब ऐसा लगता है कि दोनों में सेम आनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एमिशन में तो सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है वो 1 से ही स्टार्ट होती है।
आगे नेक्स्ट आता है बच्चों कि जब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर हम अलग अलग ट्रांजिशंस को सीरीज के अंदर रेट करके कुछ नाम दे देते हैं, याद है जो मैंने और जो सारी अलग अलग सीरीज है, तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली दे आर नेम्ड आफ्टर जिन्होंने फर्स्ट टाइम वो ऑब्जर्व किया। हमारे को वो नाम पता होने चाहिए, राइट, कि तो ये बच्चों जो कितनी ट्रांजिशन 1 पे एंड कर रही हैं इन्फॉर्म बोलते हैं प्लान, तो 2 पे एंड कर रही हैं वो बाजार अभी पास क्या आप ये भी समझ सकते हो कि ऑप्शन में जो मिसिंग है वो कौन सी न्यू लाइन वाली है, क्योंकि वही 1 पे जो कोई वजह देख लो ना कि एब्जॉर्प्शन में हम मिसिंग की बात कर रहे हैं 5 से 2 5 से 3 से एमिशन में हम विजिबल की बात कर रहे हैं। Class supposed to remember these names, सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो ट्रांजिशन हो रहा है वो लाइन हो रहा है, that's all. हमें बच्चों हर ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो उसके एक्सट्रीम्स है ना उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर एक ट्रांजिशन लेंगे उसमें एक है सबसे बड़ी वेवलेंथ और एक है सबसे छोटी वेवलेंथ। सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी बच्चों? जो सबसे क्लोजेस्ट ट्रांजिशन उल्टा है, याद रखो, है ना, और जो सबसे छोटी वेवलेंथ है तो सबसे ज्यादा एनर्जी, मतलब जो सबसे बड़ी ट्रांजिशन, तो मतलब वो अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है, राइट, मैक्सिमम वेवलेंथ कह दो या मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह दो या उल्टा मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की फॉर्म में आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या आता है। अगर हम कहते हैं कि इट्स ऑब्वियस, अगर हम कहते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लेट्स से बच्चों पास्टल सीरीज, क्या मतलब है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मिनिमम एनर्जी और पास्टल है तो एक तो फ्रीक्वेंसी हो गया तो
एक बच्चों जो हम बात याद रखेंगे, मतलब इज हेल्पफुल इन सिचुएशंस। विजिबल कहाँ पे आती है, कौन सी सीरीज? बाल्मर में, है ना। तो ये रख लो कि ये बाल्मर में विजिबल आती है, लाइमर में भी वैल्यूज नहीं आ सकती। ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बाल्मर में विजिबल, वो भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, बस वो कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि बताओ कौन सी ट्रांजिशन है जो विजिबल का है। तो अगर आपको पता है बाल्मर है तो आप वही चेक करोगे, नहीं तो आपको वो इनइक्वालिटी बनानी पड़ती है कि भाई हाँ ये वेवलेंथ 4000 से 7000 के बीच में लाई करेगी। रिटर्न बस ठीक है बच्चा, दैट्स इट। अब आप ई बात कर लोगे होमवर्क। तो ये अपना जो एटॉमिक वाला पार्ट है ये हो गया। इसमें बस मतलब जो दो एडवांस कांसेप्ट्स हमने पढ़ने हैं वो करेंगे एक ही डिस्कशन के टाइम पे। तो जो एक तो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं कोलिशंस पे, सारी कंडीशंस बताते हैं, और दूसरे एडवांस क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसीडर करते हैं। तो बच्चों अभी फिर 3A कर लें डिस्कस मंडे को, मंडे भी नहीं करनी, 3 में होनी है। उसमें वो करना पड़ेगा रेडिएशन प्रेशर, तो 20 और दो ऐसा करो। ABCD कर लोगे? ये क्या नहीं कर सकता, ऑर्डर नहीं कर सकता है। ये समझ ऐसा नहीं है। इसका नहीं है। चलो चलो ठीक है, ये एक्सरसाइज 2 मंडे करेंगे और इसका फिर सिर्फ 0 बन जाएगा। ये तो करोगे ठीक है, मैं चलो लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, ओके देन बाय।